हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं संडे का द हिंदू न्यूज़पेपर। सुंदरबन के टेम्पल्स को सी विंड से नुकसान हो रहा है। और सी विंड्स में है क्या बेसिकली, इट कह रहे हैं कि ये जो समुंदर के ऊपर से जो हवा बहती है वो समुंदर के साथ खारेपन को भी अपने साथ लेके चल रही है और सॉल्ट की वजह से कोरोजन हो रहा है वेस्ट बंगाल के सुंदरबन के एक मंदिर में। ठीक है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए कि ये टेराकोटा टेम्पल्स के बारे में कुछ आपको बता रहा है यहाँ पे। एंशियंट टेराकोटा टेम्पल इन वेस्ट बंगाल सुंदरबन विच हैज सर्वाइव द रैवेजेस ऑफ टाइम फॉर अ मिलेनिया, 1000 साल, इज फेसिंग अंडर मॉडर्न थ्रेट, है ना। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको एक पॉइंट ये मिलेगा कि देखिए किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हमारे हेरिटेज का डैमेज हो रहा है क्लाइमेट चेंज के वजह से, कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये इस इशू को डील करता है ये न्यूज़। और इस टेम्पल का नाम है जतर देउल। ये 11th सेंचुरी टेम्पल है, शिवा टेम्पल है और रायदिघी में लोकेटेड है फ्रॉम द सी, है ना। आउटर ब्रिक वॉल ऑफ द टेम्पल इज गेटिंग इरोडेड विद द एज ऑफ ब्रिक्स सफरिंग स्टेडी कोरोजन। कॉज क्या है? कॉज है कोरोजन ऑफ ब्रिक्स। कोरोजन ऑफ ब्रिक्स, ऑल राइट, दिस इज व्हाट हैज़ बीन स्टेटेड। एंड कंजर्वेशन वर्क के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं कि अब कंजर्व करेंगे और डैमेज ब्रिक्स को रिमूव करेंगे और उनको रिप्लेस करेंगे। टेम्पल की हाइट कितनी है? 98 फीट। द टेम्पल हाइट इज़ 98 फीट। और यहाँ पे बेसिकली जो आउटर वॉल है 15 फीट के तक वो डैमेज हो रही है। ठीक है, और प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, क्यों ये कांटेक्ट में कैसे आ रही है? तो प्रॉब्लम में आपको बता रहे हैं कि बहुत कम पेड़ हैं वहाँ पे जो कि बैरियर की तरह काम करें हवा को रोकने के लिए, और इसी वजह से अपर पार्ट ऑफ द टेम्पल वो सब इरोजन हो रहा है उन सब चीज़ों का। ठीक, अब एक साइक्लोन आया था आम्फान, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन था, ये फैक्ट हो गया आपके लिए। आम्फान अभी रिसेंटली आया था, ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसने वेस्ट बंगाल को डैमेज किया था सुंदरबंस में। तो May 2020 had destroyed 3 trees at Jatar Deol, further exposing the temple to salt laden winds। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस न्यूज़ में। तो जतर देवल टेम्पल के बारे में सिर्फ इतना फैक्ट आप लिख लेंगे, ये 11th सेंचुरी का टेम्पल है, शिवा टेम्पल, अबाउट जतर देवल। तो ये सारे पॉइंट्स लिख के आपका ये न्यूज़ कवर हो जाएगा। एंड दिस इज पर्टिकुलरली फ्रॉम योर GS1। अब इसमें GS1 क्योंकि ये टेम्पल के बारे में है, टेराकोटा टेम्पल्स। व्हाट वाज दैट फेज, फीचर्स ऑफ टेराकोटा एरा। और वहीं पे आप इन्वायरमेंट की बात करें GS3 में, तो ये सलाइन विंड्स एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स किस तरीके से हमारे हेरिटेज को डैमेज टू द हेरिटेज। ठीक, सिक्योरिटी अपस्केल्ड भारत जोड़ो यात्रा में बिल्कुल करनी ही पड़ेगी आपको। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वहाँ पे, महबूबा मुफ्ती से मिल भी रहे हैं, तो वो न्यूज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक खबर आई थी कि 2 पायलट की जान चली गई है, 2 फाइटर पायलट्स कोलाइड कर गए मिड ईयर में। कैसे हुए कॉलिजन ये तो पता नहीं है। तो ये इंसिडेंट मध्य प्रदेश में हुआ है और विंग कमांडर हनुमंत राव सारथी साहब हमारे साथ नहीं है। एंड ये घटना है किस वजह से हुई है उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो विमान कोलाइड किया है वो दोनों भारत के ही हैं, सुखोई 30 है और मिराज 2000 है। ग्वालियर से रूटीन ट्रेनिंग मिशन के लिए टेक ऑफ हुए थे और उसके बाद मिड एयर में कॉलिजन हुआ। तो 2 पायलट कैसे बच गए? तो यहाँ पे अभी पता चला है, बेसिकली एक ऐसा स्टेटमेंट आया था कि जो कॉलिजन हुआ है वो मिड एयर हुआ है और एक का डेब्रेस मोरेना में मिला है और एक का भरतपुर में, अलग अलग शहर में। तो यहाँ पे ये स्पेकुलेशन है कि मिराज टकराने के बाद तुरंत नीचे गिर गया
जिसकी वजह से पायलट के पास समय नहीं मिला रिएक्ट करने का, और सुखोई जो है वो थोड़ा डिस्टेंस पे जाके गिरा जहाँ पे पायलट्स इजेक्ट कर गए सेफली। तो ये क्रैश सिक्योरिटी क्राइसिस है, बट इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि एक मिलिट्री इंसिडेंट है, पब्लिक रिपोर्ट कहाँ होगी इस पर। ये इंपॉर्टेंट है, मुगल गार्डन्स को अब अमृत उद्यान कहा जाएगा। अब ये फैक्ट है। तो 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उन्होंने राष्ट्रपति भवन के गार्डन्स को अमृत उद्यान कह दिया है। और इसके डिज़ाइनर कौन है? ये एडविन ल्यूटेंस द्वारा डिज़ाइन की गई थी। 15 एकड़ों में फैली हुई है और बहुत मुगल और इंग्लिश लैंडस्केपिंग स्टाइल्स हैं यहाँ पे, यानी गार्डन सजाने के तरीके। ठीक है। और एक चार बाग है आपको देखने को मिलेगा। ये मुगल गार्डन्स का एक फीचर हो सकता है। मुगल गार्डन्स की आर्किटेक्चर की बात करें तो यहां पे आपको दिखाई देगा चार बाग। अब चार बाग एक प्रोमिनेंट रेलवे स्टेशन भी है लखनऊ में। तो चार बाग इनका फीचर है, किसका? आर्किटेक्चर का, गार्डन आर्किटेक्चर का। और फोर कॉर्नर गार्डन है। टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मुगल लैंडस्केपिंग की है। 6 लोटस शेप फाउंटेन्स हैं, फाउंटेन्स भी होते थे। गार्डन हाउसेज नियरली 25,000 वेराइटीज ऑफ डेहलियाज एंड वेराइटीज ऑफ रोजेस। और यहाँ के जो KT रविंद्रम जो आर्किटेक्ट हैं उन्होंने कहा कि गार्डन का नाम चेंज करना इनअप्रोप्रिएट है क्योंकि पूरा मुगल आर्किटेक्चर में बना हुआ है। तो हाँ, वैसे भी इसमें ओपिनियन क्या है? ओपिनियन आपका अपना अपना अलग हो सकता है। मेरा भी मानना यही है कि अगर मुगल सियासत की कोई भी चीज़ बड़ी प्रोमिनेंट थी उनकी और सुंदर है तो उसको उसी नाम से रहने दीजिए। कुछ तो अच्छा था ही, सब कुछ बुरा थोड़ी था, कुछ तो अच्छा था ही, तभी तो वो सरवाइव कर रहे थे। बंदूक की नोक पे थोड़ी, तलवार की नोक पे थोड़ी कर रहे थे। तो यहाँ पे मुगल गार्डन्स को अमृत उद्यान कर दिया गया है। आपके अपने ओपिनियन हो सकते हैं, ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब हम बढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, और पहले मैं आपसे थोड़ा बोरिंग काम करवा देता हूँ जो आज के पेपर में हम नहीं करेंगे या यूजुअली अवॉइड करते हैं करना। काफ़ी अच्छी चीज़ें रहती हैं उसमें और छोटे मोटे फैक्ट्स हमारे लिए निकल के आ जाते हैं। ये FAQ वाला पेज यहाँ पे है कि हाउ विल द T1 सेटलमेंट साइकिल इम्पैक्ट मार्केट्स। अब हमारे लिए लर्निंग जोन क्या है यहाँ पे? व्हाट इज द लर्निंग जोन हियर? सबसे पहले कि ये T+1 सेटलमेंट साइकिल है क्या? तो एज द नेम सजेस्ट ये एक तरह की सेटलमेंट साइकिल होगी। तो ये यूज्ड वेयर फॉर व्हाट? ठीक, ये इतना लर्निंग जोन होगा हमारा इस न्यूज़ से। और यहाँ पे मार्केट्स की बात कर रहे हैं तो मार्केट्स को कैसे इम्पैक्ट करेगी? ये सारे सवाल हमारे मन में आ रहे हैं। अब इन सवालों के जवाब हमको यहाँ पे मिलेंगे। जनवरी 27 को स्टॉक मार्केट्स में अपना ट्रांजिशन घोषित किया है T+1 सेटलमेंट रेजिम। तो ये जो यूज्ड वेयर, तो यहाँ पे हम लिखा स्टॉक मार्केट्स में यूज किया जाएगा। ये सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट आफ्टर चाइना टू हैव मेड द ट्रांजिशन। अभी यूएस, यूरोप और जापान ये कौन सी साइकिल यूज करते हैं? T+2, यानी ट्रांसफर ऑफ शेयर हो जाता है जब, तो उसको कहते हैं T। ट्रांसफर कह लीजिए, ट्रेड कह लीजिए, उसको कहते हैं T। +2+1 वो समय है जो कि एक्चुअल ट्रांजिशन होने तक के पीरियड को डेजिग्नेट करता है, डिनोट करता है, दर्शाता है। समझे? अब देखिए, ट्रेड के अंदर 3 फंक्शंस होते हैं बेसिकली। पहला ट्रेड होना, एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड। दूसरा क्लियरिंग और सेटलमेंट, जो कि दोनों एंटिटीज अपने अपने रूप में करती हैं, एक बेचने वाला, एक खरीदने वाला। क्लियरिंग का फंक्शन जो है वो किसी भी कंसर्न्ड एंटिटी के लिए एक ऑब्लिगेशन है। व्हाट इज टू बी ड्यू एंड डिलीवर्ड, व्हाट इज टू बी रिसीव्ड बाय द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। ठीक है, ये ऑब्लिगेशन है। द क्लियरिंग फंक्शन एंटेल्स द कंसर्न्ड एंटिटी डिटरमाइनिंग द ऑब्लिगेशन टू व्हाट इज टू बी डिलीवर्ड एंड व्हाट इज टू बी रिसीव्ड। स्टॉक की बात करें तो शेयर्स ही हैं यहाँ पे। दोनों पार्टीज रिस्क असेसमेंट करती हैं। ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि दोनों पार्टीज के पास
यानी कि पार्टीज हैव इनफ फंड्स या ट्रांसफरेबल एसेट्स फॉर द ट्रांजैक्शन टू गो थ्रू, और सेटलमेंट डेट वाले दिन फंड्स एंड सिक्योरिटीज आर ट्रांसफर्ड टू देयर न्यू ओनर्स। ये प्रोसेस है यहाँ पे। रिस्क असेसमेंट तो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, कि मान लो इतना शेयर हमने दे दिया तो इससे हमारी कंपनी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सामने वाली कंपनी ये देखती है कि इतने शेयर ले लिए, लॉस में है या प्रॉफिट में है, तो उससे हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। रिस्क असेसमेंट हर कंपनी करती है। ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पे आप अपनी करंट कैपिटल को मार्केट प्राइसेस से कंपेयर करके असेस करते हैं कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। वो उसको कहते हैं रिस्क असेसमेंट, अपनी कंपनी का करना। तो रिस्क असेसमेंट जब करते हैं यहाँ पे, तो फिर इनके बीच में सेटलमेंट हो जाता है। पार्टीज़ के पास पैसा है तो ट्रांसफर एसेट को ट्रांसफ़र करती हैं। ये सब होता है। ऑल ऑफ इट इज़ प्रिसीडेड बाय परचेज और सेल ऑफ अ स्टॉक। परचेज और सेल के पहले होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी, यानी कि जो असेसमेंट पूरा टाइम है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज टी, दैट इज ट्रेड एग्जीक्यूटेड ऑन अ पर्टिकुलर डे। सिंस क्लियरिंग यूज्ड टू take place the next day followed by another day for settlement, the previous mechanism was defined as T+2। ठीक है, T ये ट्रेड डे है और 2 क्या है, 2 days that are usually taken for the final settlement। और अभी जो T+1 किया है इन लोगों ने, ये क्या करेंगे, फॉरवर्ड to reduce the time period for final settlement in stock market। ठीक है, तो ये है T+1 का साइकिल, जो कि बेसिकली इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस कहाँ हो रहे हैं। अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस मेड फॉर द ट्रांजिशन, the Bombay Stock Exchange told the Hindu that our end we have kept our infrastructure ready to take care of additional activities in the T+1 settlement cycle. Updation of securities, settlement data, real-time monitoring, margin computation, settlement activities within reduced time cycles। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि टाइम साइकिल फॉर सेटलमेंट रिड्यूस हो रही है। नॉट टाइम साइकिल, वी वुड से टाइम पीरियड। तो सेटलमेंट करने में 2 दिन लगता था, अब 1 दिन लगेगा। तो ये हमारे सिस्टम क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, एफिशिएंट हो जाएगा। कम समय में शेयर खरीदे बेचे फटाफट जा सकते हैं। रिडक्शन इन टाइम पीरियड फॉर सेटलमेंट्स। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने बनाया कि हमारे पास पूरा इंफ्रा है कि हम ऐसा कर सकते हैं। द प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं। While instant settlement is impossible, even T+0 is extremely tough considering the time required for brokers to crystallize the obligations and then clearing corporations to settle। क्यों ये समय लगता है, बेसिकली बात यह है कि एक इन्वेस्टर जो है वो डायरेक्टली सेटल नहीं करता, वो ब्रोकर के थ्रू करता है ना। रजिस्टर्ड मेंबर्स ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज कॉल्ड स्टॉक ब्रोकर्स ट्रेड ऑन इन्वेस्टर्स बिहाफ। इवन दो इंडिविजुअल्स कैन ओपन, हम लोग अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं बाय talking to a depository participant, they would require a trading account which is provisioned by SEBI registered broker to purchase or sell shares। The size and operational capability of the individual broker is another important factor। क्योंकि ट्रेड ब्रोकर्स के थ्रू होता है, ठीक है, वो इसलिए ब्रोकर्स जो हैं क्रिस्टलाइज करते हैं पूरा मैटर को, सारे ऑब्लिगेशंस फुल करते हैं, क्रिस्टलाइज करते हैं, और उसमें समय लगता है। इसीलिए 0 डेज में तो नहीं हो सकता। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है जो कि पूछा जा सकता है, वो है डीमैट अकाउंट क्या होते हैं। डीमैट अकाउंट हमारे सेविंग्स अकाउंट से कैसे डिफरेंट होते हैं, ठीक है। देखिए डीमैट अकाउंट जो होते हैं, ये डीमैट का फुल फॉर्म है डीमैटेरियलाइज, यानी कि इसमें सिर्फ आप जो भी पब्लिक सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड जो भी ट्रेड करते हैं शेयर्स, वो सब एसेट की तरह होते हैं। और डीमैट अकाउंट को आप कोलैटरल की तरह यूज़ कर सकते हैं। कोलैटरल आपका की तरह यूज़ हो सकता है, जो कि आपको
क्रेडिट में हेल्प कर सकता है। क्रेडिट फैसिलिटीज कैन बी ईजिली अवेल्ड, क्रेडिट फैसिलिटीज़ कैन बी ईजिली अवेल्ड डीमैट अकाउंट में। ऐसा थोड़ी है कि डीमैट अकाउंट से पैसे निकाल सकते हो आप, ठीक है, कोलैटरल की तरह यूज़ कर सकते हो। वो बेसिकली फंक्शन आपका एक सेविंग्स अकाउंट की तरह ही करता है, लेकिन क्या सेव करते हो वो चीज़ डिफरेंट होती है, ठीक। और एक चीज़ और याद रखिएगा, डीमैट अकाउंट कौन, नेशनल सेटलमेंट NSDL मैनेज करती है, ठीक है, NSDL मैनेज करती है, ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया आपका, तो ये याद रखिएगा। ये आपके GS ऑब्वियसली 3 से है, दैट इज़ इकोनॉमी वाले पार्ट से। सुप्रीम कोर्ट एग्जामिनिंग मैरिज लॉज फॉर माइनर्स, ये एग्जामिन कर रही है अभी, स्टिल एग्जामिनिंग। तो जब एग्जामिनेशन हो जाएगा तब हमारे लिए फाइनली इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें लीगल एस्पेक्ट बहुत है, इसीलिए अभी आप उस पर मत जाइएगा। ये चीज़ जो है ये आप देख सकते हैं कि एयर इंडिया DGCA की पेनल्टी से नाराज़ क्यों है, और मामला कोर्ट तक जा चुका है। और वहाँ पे एक व्यक्ति था, लड़के का नाम था शंकर मिश्रा, जिसके ऊपर ये 34 साल का लड़का, जिसके ऊपर ये आरोप है कि उसने एक सीनियर सिटीज़न के ऊपर, एक लेडी सीनियर सिटीज़न के ऊपर नशे की हालत में यूरिनेट कर दिया। और ये उसके ऊपर रिपोर्ट बाद में दर्ज हुई और काफ़ी समय बाद वो पकड़ा गया। ही वॉज एप्रीहेंडेड आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम। और वहाँ पे उसके कोर्ट ने ये कहा, कोर्ट में उसके वकील ने ये कहा, शंकर मिश्रा के वकील ने ये कहा कि जो ये पहली बात तो कि वो कोई आई विटनेस नहीं है वहाँ पे जो कि ये कह सके कि इसने इनेब्रिएशन के स्टेट में उनके ऊपर पेशाब करी। और फिर वकील ने अपनी दलील देते हुए ये कहा कि चलिए मान लीजिए अगर करा भी होगा तो आपने जो अरेस्ट किया है वो IPC के एक धारा के अंदर किया है जिसमें आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन की बात होती है। यानी किसी महिला की तरफ आप गलत तरीके से देख भी लें और उसको उसकी सुरक्षा पे लगे की बात है, तो वहाँ पे उसकी मॉडेस्टी महिला की आउटरेज हो जाती है। क्लियर डेफिनेशन नहीं है उस सेक्शन में। अब इसी का एडवांटेज यूज़ करते हुए शंकर मिश्रा के वकील ने कह दिया था कोर्ट में कि उसी लेडी ने खुद के ऊपर किया होगा और आरोप मेरे ऊपर लगाया है। आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी मनोभावना थी कि मैं उसको सेक्सुअली असॉल्ट करूँगा। लुक एट द एज डिफरेंस, मैं 34 साल का हूँ, वो 70-72 साल की बुजुर्ग महिला है। तो ये अभी आर्गुमेंट चल ही रहा था, हालांकि जमानत तो हो ही गई है। अब इसमें पंगा क्या हो गया, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के बीच में और एयर इंडिया के बीच में। यानी यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट आप देख रहे हैं वो किसके बीच में है, एयरलाइंस के बीच में है और बेसिकली ऑफिस लेवल है ये, आप कह सकते हैं। डायरेक्टर जनरल क्या करता है, डायरेक्टर जनरल स्टाफ मैनेजमेंट का भी काम होता है, उसका भी चीफ होता है, एयरपोर्ट का भी चीफ होता है और एयरलाइंस के लिए भी रेगुलेटर होता है ना। और जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है, एयरपोर्ट्स मैनेज करती है, तो डायरेक्टर जनरल है थोड़ा इसके भी ऊपर, है ना। ये चीफ होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने क्या कर दिया, 30 लाख का जुर्माना लगा दिया एयर इंडिया पे। अब पूरा मुद्दा क्या है वो समझ लेते हैं। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने सस्पेंड कर दिया पहले तो लाइसेंस उस पायलट का 3 महीने के लिए, नवंबर 26 से के इंसिडेंट के बाद, ठीक है। जहाँ पे न्यूयॉर्क से दिल्ली जा रही फ्लाइट में एक लेडी पैसेंजर ने कंप्लेन किया कि को ट्रैवलर ने उसके ऊपर पेशाब कर दिया है। ये इंसिडेंट DGCA को रिपोर्ट किया ही नहीं गया और अक्यूज्ड को हैंडेड ओवर टू द पुलिस वाला नॉर्म भी फॉलो नहीं किया गया। बेसिकली क्या है, ये एक लॉ है DGCA ने बनाया था। देखिए DGCA ने 2 कारण बताए कि इन्होंने बेसिकली एक्शन क्यों लिया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और उस पायलट की तरफ। तो DGCA ने एक रूल बताया जो कि उसने बनाया था सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट सेक्शन 3 एयर ट्रांसपोर्ट मीरीज M पार्ट 6 में, मतलब सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट रूल्स के अंडर, जहाँ पे अनरूली पैसेंजर्स को, यानी पैसेंजर्स जो फालतू की हरकतें करें उनको कैसे हैंडल करना है। रूल्स रिकग्नाइज करते हैं कि जो ये अनरूली पैसेंजर है, जिसको जो बदतमीजी कर रहा है या जिसकी हरकतें संदिग्ध हैं या जो भी है, जो नियम फॉलो नहीं कर रहा, वो अनरूली पैसेंजर हुआ। वो फ्लाइट सेफ्टी को खतरा हो सकता है, इसीलिए
एयरलाइन की ट्रेनिंग ड्यूटी में आता है कि जो क्रू है वो एसओपी फॉलो करे, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर फॉलो करे, टाइमली आइडेंटिफिकेशन कर सके अनरूली पैसेंजर्स का चेक इन के समय, नंबर 1। दूसरा, लाउंजेस में, बोर्डिंग गेट में या कहीं पे भी टर्मिनल की बिल्डिंग में टाइमली आइडेंटिफिकेशन। दूसरा, एयरलाइन रिप्रेजेंटेटिव एक एफआईआर फाइल करेगा, ये भी कंपलसरी है कि एक एफआईआर फाइल करेगा जैसे ही एयरक्राफ्ट लैंड करे कंसर्न सिक्योरिटी एजेंसी एट एरोड्रोम, टू होम अनरूली पैसेंजर शैल बी हैंडेड ओवर। उसके बाद तीसरा, एयरलाइन की इंटरनल कमेटी भी इस मामले को अपनी लेवल पे प्रोब करेगी। रूल 141 ऑफ एयरक्राफ्ट रूल्स 1931 ये डिफाइन करते हैं पायलट इन कमांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी who supervise and direct other members of the crew in the proper discharge of their duties in the flight operations. In addition to being responsible for the operation and safety of the aircraft during flight time, ये सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स एंड कार्गो के लिए भी और मेंटेनेंस ऑफ फ्लाइट डिसिप्लिन के भी रिस्पॉन्सिबल होता है और अपने क्रू के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? पायलट इन कमांड। इसी कारण से पायलट को 3 महीने का लाइसेंस सस्पेंशन मिला है। अब एयर इंडिया ने डीजीसीए की पनिशमेंट को बोला कि बहुत ज़्यादा पनिशमेंट, एक्सेसिव पनिशमेंट है, और बोला कि उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। कौन? एयर इंडिया बोल रहा है कि हम अपने पायलट को एक्सेसिव पनिशमेंट के अगेंस्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे और उसको अपील करने में मदद करेंगे। Explained that it believed its pilot and cabin crew had acted in good faith and could not have identified the accused passenger, कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने गुड फेथ में काम किया। वो कैसे आइडेंटिफाई कर लेते कि लड़का कौन था? जब बाद में पता चला, महिला ने जब शिकायत करी तब पता चला, उसके पहले तो महिला ने शिकायत भी नहीं करी। और ये भी कहा जा रहा है इसमें कि जो शंकर मिश्रा है वो काम कोऑपरेटिव और इंटॉक्सिकेटेड नहीं नज़र आ रहा था, वो काम था, कोऑपरेटिव था, और ये क्रू का जजमेंट था। ठीक है, इसीलिए कोई रिस्क, फ्लाइट सेफ्टी के लिए रिस्क नहीं था, है ना। और दूसरा कि एक म्यूचुअल सेटलमेंट हो गया था अक्यूज्ड और लेडी पैसेंजर के बीच में, जिसने उस समय आरोप लगाया होगा प्लेन के अंदर। ठीक है, और कोई आई विटनेस नहीं थे इस इंसिडेंट के। एंड टू आस्क द क्रू टू मेक प्रिजम्पशन ऑफ द अक्यूज्ड गिल्ट वुड बी कॉन्ट्ररी टू नेचुरल जस्टिस। अगर क्रू ऐसा कर लेता कि वो पहले से मान लेता कि ये लड़के ने जानबूझ के किया है, तो सही नहीं था ना, गिल्टी कैसे मान लेता? उन्होंने सेटलमेंट करा दिया। और इसीलिए जो यहाँ पायलट यूनियंस होंगे, क्रू के यूनियंस होंगे, उन्होंने डीजीसीए को बोला है कि आप ये पनिशमेंट हटा दीजिए। इंस्टेंटली अपॉन लैंडिंग हमने तुरंत ही एयर इंडिया मैनेजमेंट को सब कुछ बताया, और एयर इंडिया के मैनेजमेंट को डीजीसीए को बताना चाहिए था 12 घंटे की विंडो के अंदर। तो ये एयर इंडिया की गलती है ना, कैबिन क्रू और पायलट इन कमांड की गलती नहीं है। तो उन्होंने कहा एयर इंडिया की जो इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट हुई वो भी इनएडिक्वेट और इनएक्यूरेट है। तो अब एक तरीके से ट्रायलॉग क्रिएट हो गया है, जहाँ पे एक तरफ डीजीसीए का फैसला है, दूसरी तरफ क्रू और पायलट इन कमांड है, और तीसरी तरफ एयर इंडिया है। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो गई है यहाँ पे डीजीसीए की पेनल्टी। तो वो मामला लंबा चल रहा है। ठीक, अब उसमें मिसकम्युनिकेशन ना हो इसलिए हमारे लिए जानना ज़रूरी है। द जनरल विद एन आयरन ग्रिप, व्हाट अ टाइटल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया इजिप्ट रिलेशंस। In this particular article, we are talking about India-Egypt relations. And what is so important about India-Egypt relations? हाल ही में 26 जनवरी को हमने वहाँ पे इनवाइट किया, किसको? ये भाई साहब को। ये भाई साहब हैं क्या? इनका नाम है सिसी। ये हैं इजिप्ट के प्रेसिडेंट, और इजिप्ट के साथ भारत के आज न्यूट्रल टाइज हो रहे हैं। और अभी हमारा रिलेशन कैसा हो गया है दोस्त? स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का हो गया है। और आप मैप में इजिप्ट की लोकेशन को ट्रेस करिएगा, लोकेशन ऑफ इजिप्ट। जब आप मैप में लोकेशन ऑफ इजिप्ट को ट्रेस करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ पे एक बड़ा फेमस सुएज कैनाल है, और सुएज कैनाल के उस तरफ इजराइल है। अब इजिप्ट क्या है? एक इस्लामिक कंट्री है सकती है, ठीक। और इजराइल क्या है? ये ज्यूइश कंट्री है।
दोनों का रिश्ता बना रहेगा तो सुएज कैनाल सेफ रहेगा। दोनों का रिश्ता बढ़िया बन रहा है। और ऐसे दौर में जहाँ पे यूएस इज नॉट रियली कोऑपरेटिंग और नॉट रियली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट सिसी, अबाउट इजिप्शियन लीडरशिप, ऐसे केस में इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनको इजिप्ट के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करनी है और उन्होंने की। और बेसिकली यहाँ पे अगर हम नॉन अलाइन मूवमेंट को लेके चलें, नॉन अलाइन मूवमेंट को भी लेके चलें तो इजिप्ट भी उस नॉन अलाइन मूवमेंट की शुरुआती दौर में पार्ट था। जब हमने जवाहरलाल नेहरू जी को नॉन अलाइन के बारे में बोलते हुए सुना था। तो क्योंकि ये चीज़ इतने सारे मैटर से रिलेटेड है, जहाँ पे आप बायलेटरल रिलेशंस की बात कर रहे हैं, ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं और साथ में आप हिस्ट्री की भी बात कर रहे हैं, तो वो आर्टिकल हम इग्नोर नहीं कर सकते। और अभी रिपब्लिक डे में भी हमने इनको इनवाइट किया हुआ था। तो 2011 इन द अर्ली 2011 पूरी दुनिया 2011 की बात कर रहे हैं, तहरीर स्क्वायर पे नज़र बनाई हुई थी। ये तहरीर स्क्वायर क्या है? प्रोटेस्टिंग इलाका होगा इजिप्ट का। ये एक पब्लिक स्क्वायर है कायरो में। और इजिप्ट के उस समय के जो प्रेसिडेंट होस्नी मुबारक हैं 2011 में, उनका रेजिग्नेशन डिमांड कर रहे थे। उस समय व्यक्ति जो फोटोग्राफ में है, अब्द फताह अल सीसी, डायरेक्टर थे मिलिट्री इंटेलिजेंस के। ये एक पावरफुल पोस्ट थी क्योंकि इमरजेंसी के दौर 30 साल तक चला और इसी डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस ने बेसिकली रेजिम को संभाला, या इस पोस्ट ने संभाला। क्राउड बढ़ती चली गई। मिलिट्री किसी भी तरीके से मुबारक को सपोर्ट नहीं कर सकती थी, होस्नी मुबारक को नहीं कर रही थी। और उस समय क्योंकि मुबारक अपने बेटे गमाल को सक्सेसर बनाना चाहते थे, तो क्राउड और भड़क गई। और उसी क्राउड को हम एक अरब स्प्रिंग मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। फिर क्या हुआ? मुबारक ने रिज़ाइन कर दिया और एक साल के अंदर अंदर इजिप्ट को उसका पहला सिविलियन प्रेसिडेंट मिला, इलेक्टेड ऑन अ पॉपुलर वोट फॉर द फर्स्ट टाइम, मोहम्मद मोरसी। फर्स्ट सिविलियन प्रेसिडेंट मुस्लिम ब्रदरहुड के लीडर थे जिनको 50% से ज़्यादा वोट मिले और उन्होंने मुबारक रेजिम को फाइनली ख़त्म कर दिया। अब जब प्रेसिडेंट मोहम्मद मोरसी बने तो उन्होंने मिस्टर सिसी को बेसिकली मिलिट्री रोल में दे दिया। प्रेसिडेंट मोरसी मेड मिस्टर सिसी, हु हैड वन द हार्ट्स ऑफ सो मेनी इजिप्शियंस फॉर द मिलिट्रीज रूल ड्यूरिंग द रिस्टोरिंग स्टेबिलिटी आफ्टर द तहरीर स्क्वायर प्रोटेस्ट, उनको अपना डिफेंस मिनिस्टर बना दिया और कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस बना दिया 2012 में। ये पोस्ट सिग्निफिकेंट थी क्योंकि दशकों तक मिलिट्री और अल्ट्रा कंजर्वेटिव मुस्लिम ब्रदरहुड ने अपनी दुश्मनी को बढ़ा लिया और मुस्लिम ब्रदरहुड वाज प्रोस्क्राइब्ड एंड प्रोसिक्यूटेड इन इजिप्ट फॉर बाय एवरी रेजिम सिंस 1948, एक्यूजिंग ऑफ फॉर्मेंटिंग वायलेंस, टेररिज्म एंड अ स्ट्रिंग ऑफ असैसिनेशंस। यानी कि मुस्लिम ब्रदरहुड जहाँ से मोहम्मद मोरसी यहाँ के बेसिकली प्रेसिडेंट बने, उसकी बेसिकली जो रिलेशंस हैं बहुत बुरे हैं क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है कि उन्होंने वायलेंस, टेररिज्म और असैसिनेशंस करवाए हैं खूब सारे। मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में भले ही लोगों की मानसिकता ऐसी हो, लेकिन उसके जो रेडिकलाइज टेरर ग्रुप्स के साथ जो टाइज हैं, है ना, वो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बट उसकी वजह से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि इजिप्ट के जब पहली बार चुनाव हुए तो लोगों ने उसको वेलकम कर लिया था और मोहम्मद मोरसी वॉज वेलकम्ड इन मेनी कैपिटल्स इंक्लूडिंग न्यू दिल्ली, रियाद एंड बीजिंग। एक शॉर्ट पीरियड के बाद प्रोटेस्ट जब शुरू हुआ तो मिस्टर सीसी ने प्रेसिडेंट मुबारक के साथ रिश्ते ख़त्म कर दिए और अपनी सारी मिलिट्री में जितनी सीनियरिटी थी उसको सुपरसीड कर लिया। अब कुछ होने वाला था। हुआ क्या? एक साल के बाद जून 2013 में मिस्टर मोरसीज इस्लामिस्ट पॉलिसीज, कॉन्फ्रंटेशन विद द जुडिशरी एंड इकोनॉमिक मिसगवर्नेंस ब्रॉट इजिप्शियंस आउट एट तहरीर स्क्वायर अगेन। फिर से तहरीर स्क्वायर पर सिविलियंस आ गए और इसी को हम कहते हैं तमरुड मूवमेंट के नाम से जानते हैं।
अब मॉर्सी को भी हटाने के लिए इजिप्ट के लोग फिर से आ गए। बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज इस्लामिक स्टेट बनता जा रहा था, तो लोगों का गुस्सा सामने आया। मिस्टर सीसी फिर से प्रेसिडेंट से अलग हुए और उनका डिसमिसल अनाउंस कर दिया। जुलाई 3 को उन्होंने एक टेलीविज़न शो पे कहा कि मिस्टर मॉर्सी अनफिट हैं रूल के लिए, और इसलिए अमेरिका आर्मी की हिस्टोरिकल और पेट्रियाटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के ध्यान में रखते हुए हम कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करते हैं और चीफ जस्टिस को प्रोविजनल प्रेसिडेंट की तरह चुनते हैं। बहुत बोल्ड स्टेटमेंट था। उसके बाद एक मिलिट्री कू हुआ जहाँ पे मुस्लिम ब्रदरहुड पे क्रैकडाउन हुआ। जनरल सीसी के जो भी अपोजेंट्स थे उन सब के ऊपर जनरल सीसी को फील्ड मार्शल सीसी बना दिया गया। इनके ऊपर आरोप है कि ये पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस को यूज़ किया इन्होंने प्रोटेस्टर्स को मारने में राबा स्क्वायर में, जहाँ पे 900 से ज़्यादा लोग मारे गए। जब भी अब और बहुत सारे देशों ने उस क्रैकडाउन के बाद अपना गुस्सा दिखाया और यूएस ने किसी भी तरह का मिलिट्री एड देने से मना कर दिया। फिर 2014 में चुनाव हुए। मिस्टर सीसी ने प्रेसिडेंट के चुनाव लड़े और 96.91% ऑफ द वोट्स जीत गए। ये कंट्रोवर्शियल मैंडेट माना जाता है और इजिप्ट के टाइज जो हैं पूरी दुनिया के साथ अब टर्न अराउंड हो रहे हैं 2014 के बाद। ठीक, नरेंद्र मोदी ने उनको इनवाइट किया। 3 बार प्रेसिडेंट सीसी से मिल चुके हैं। इंडिया अफ्रीका समिट हुआ 2015 में, तब 2016 में पूरा इजिप्ट स्टेट मिलने आया और चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे में, है ना। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक इजिप्शियन लीडर आया है। इस विजिट में मिस्टर मोदी और सीसी के बीच में टाइज कैसे हो गए, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के टाइज हो गए हैं और बेसिकली क्लोजर टाइज इन डिफेंस एरिया, प्रोवाइडिंग इजिप्ट विथ इक्विपमेंट एंड प्लेटफॉर्म्स दैट इजिप्शियन ऑफिशियल्स कंपेयर टू द 1960s कोऑपरेशन बिटवीन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड प्रेसिडेंट गामल अब्देल नासिर। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनके बीच में डिफेंस एग्रीमेंट्स हुए थे। ठीक, और मिस्टर सीसी की जो भी इमेज है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ और फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। इजिप्ट और इजराइल के टाइज को अगर हम देखें तो क्लोजर रहे हैं देन द रेस्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड सिंस द 1979 कैम्प डेविड अकॉर्ड। तो ये कैम्प डेविड अकॉर्ड किन के बीच में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैम्प डेविड अकॉर्ड इज बिटवीन इजराइल एंड इजिप्ट, है ना। कैम्प डेविड अकॉर्ड 1979 का। मिस्टर सीसी ने पब्लिकली बोला है कि इजिप्ट और इजराइल मिलिट्री कोऑपरेशन शो करेंगे, ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म हटाएंगे सिनाई पेनिनसुला से। अब कई बार प्लेसेस इन न्यूज़ की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे ये चीज़ें आ जाती हैं। प्लेसेस इन न्यूज़ में सिनाई पेनिनसुला हमने देखा और हमने बेसिकली कैम्प डेविड अकॉर्ड के बारे में भी बात की, और ये इंडिया भी इसको सपोर्ट करता है। इनफैक्ट रशिया के ऊपर भी इजिप्ट और इंडिया ने एक ही तरह का स्टैंड लिया है, और ये एक स्ट्रॉन्ग मैन लीडर कहते हैं। पूरी दुनिया में 2010 के बाद एक अल्फा लीडर्स की कैटेगरी आने लग गई थी और सारी डेमोक्रेसीज उनसे टेक ओवर हो रही थी। यूएस में भी यही हुआ, यूके में भी यही हुआ, ब्राज़ील में यही हुआ, पोलैंड, हंगरी, इंडिया और पाकिस्तान, सब जगह अल्फा लीडर्स आ रहे थे। उसी स्टेप में इजिप्ट में भी देखा गया, क्योंकि इन्होंने, इनकी जो गवर्नमेंट है सीसी बिल्कुल रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट को नहीं मानते, जर्नलिस्ट को क्रैकडाउन करते हैं, वुमेन, गे राइट एक्टिविस्ट, एनजीओ, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स एंड कम्युनिटियंस, सबको इन्होंने बेसिकली हिट किया है, टारगेट किया है काफ़ी ज़्यादा। मिलिट्री का 60 साल का एक्सपीरियंस है। अब ऐसे दौर में तहरीर स्क्वायर को आज इन्होंने पूरी तरीके से चेंज कर दिया है और तहरीर स्क्वायर पे सिक्योरिटी लगा देते हैं, टूरिस्ट भी वहाँ पे आके नहीं रुक सकते। 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने उनके ऊपर एक व्यंग्यात्मक कमेंट दिया था कि वेयर इज़ माई फेवरेट डिक्टेटर, ऐसा करते हुए उनको इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन जो मिस्टर सीसी हैं, उनका कन्विक्शन है कि इसी वजह से, इसी अपने ठोस फैसले लेने की काबिलियत के कारण वो इजिप्ट को विजन 2030 के नज़दीक लेके जा पा रहे हैं। ठीक है, मिस्टर सीसी ने एक नई कैपिटल भी अनाउंस की है जो कि 50 किलोमीटर दूर है कायरो से। तो और तहरीर स्क्वायर की बात करें, जो कि वर्ल्ड फेमस प्रोटेस्ट हो चुकी हैं जहाँ पे दुनिया की 2, आज पूरा उसको मिलिट्री खाकी कलर में बिल्ड कर दिया है और फ़ाराओनिक एरा के ओबेलिस्क वहाँ पे इंस्टॉल कर दिए हैं। और यहाँ पे इन्होंने एक बढ़िया चीज़ भी करी, इन्होंने एक $1 बिलियन म्यूज़ियम बनाया, 2021 में पूरी दुनिया को इनवाइट किया, जहाँ पे 22 मम्मी रखी हैं उन्होंने इजिप्शियन किंग्स की, क्वींस की, जिनको फ़राहो गोल्डन परेड नाम की एक परेड में निकाला गया
और काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया तहरीर स्क्वायर में। तो ये कहते हैं कि ये सब चीज़ें दिखाता है कि मिस्टर सीसी के जो फॉलोअर्स हैं वो इजिप्शियन कल्चर और प्राइड पे बिलीव करते हैं। ये दूसरा आर्टिकल जो हमारे पास है वो जर्मनी के बेसिकली लेपर्ड 2 टैंक्स के ऊपर है, जो कि बहुत एडवांस्ड है। और हाल ही में जर्मनी ने वादा किया है कि वो यूक्रेन को 14 लेपर्ड 2 टैंक्स देगा। जर्मनी पहले यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक्स नहीं देने वाला था। ये मेन बैटल टैंक के नाम से जाना जाता है, MBT। और इसका मना करने का कारण सिंपली ये था कि अगर ये टैंक्स प्रोवाइड कर दिए जर्मनी ने, तो जर्मनी के साथ साथ आसपास के जितने भी नाटो के कंट्रीज़ हैं जिनके पास ये टैंक है, उनको भी परमिशन मिल जाएगी कि वो यूक्रेन को ये टैंक्स दें। हो सकता है कि ये टैंक्स बेसिकली रशिया के T-90 टैंक्स के साथ मुकाबला कर सकें, पर इसका एक साफ मतलब ये होगा कि मिलिट्री एस्केलेशन होने वाला है। और मिलिट्री एस्केलेशन को बचाना, रोकना, थामना ज़रूरी था। इसीलिए जर्मनी ये टैंक देने से सहमत नहीं था। लेकिन वॉशिंगटन DC ने और नाटो के सदस्यों ने बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया और जर्मनी को अब फाइनली हाँ करनी पड़ी है। और इसी न्यूज़ में सिर्फ लेपर्ड 2 टैंक के बारे में बात नहीं होती है, US के भी टैंक्स के बारे में बात होती है और यूके के भी टैंक के बारे में बात होती है। यूके ने भी कहा है कि अपने 14 मेन टैंक्स जिनका नाम है चैलेंजर 2 वो भेजेगा। और US ने भी कहा कि वो अपने M1 अब्राम्स टैंक जो हैं वो 31 M1 अब्राम्स टैंक यूक्रेन को देगा। और जर्मनी 14 लेपर्ड 2 प्रोवाइड करेगा। और टोटल 80 टैंक बेसिकली यूक्रेन के पास जा रहे हैं। यूक्रेन आज T-72 नाम का टैंक चलाता है जो कि सोवियत एरा का है। और उसके पास अब 100 मेन बैटल टैंक्स आ जाएंगे। और ये जो लेपर्ड 2 है ये बेसिकली 1970s में बनाया गया था, जब कोल्ड वॉर पीक पे था। और डिफेंस एनालिस्ट का कहना है कि लेपर्ड 2 जो है सुपीरियर है T-72 से और T-90 से भी। क्यों? क्योंकि लेपर्ड 2 के पास नाइट विजन इक्विपमेंट है, लेज़र रेंजर फाइंडर है, जो कि बेसिकली क्या करेगा, टारगेट हैज़ अ हायर लेवल ऑफ स्टेबलाइजेशन देन एनी अदर MBTs। लेपर्ड 2 कैन एक्यूरेटली फायर एट अ मूविंग टारगेट। 500 किलोमीटर तक की रेंज है एक बार की रिफ्यूलिंग में, 70 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड है। और ये सबसे एडवांस्ड है, क्योंकि अगर बात करें USA के अब्राम टैंक की तो उसकी टॉप स्पीड 68 किलोमीटर पर आवर है। और चैलेंजर 2 जो कि UK का है उसकी 56 किलोमीटर पर आवर है। और वहीं पे T-90 की बात करें जो कि रशिया का सबसे एडवांस टैंक है, वो 550 किलोमीटर की रेंज है उसकी और 60 किलोमीटर पर आवर है। तो उन सब के कंपैरिजन में ये तो सुपीरियर है ही। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये है कि यूक्रेन का जो रीमिलिटराइजेशन हो रहा है, यहाँ से रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को टेंशन होना चाहिए, क्योंकि 1 साल तो हो गए हैं जंग को लेके। और जो वेपन का फ्री फ्लो है वो चालू हो गया है फ्रॉम द वेस्ट, और ये बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। इसीलिए यूक्रेन को मिलिटराइज अभी क्या है, ट्रेनिंग में समय लगेगा ना। ये टैंक आ तो गया इनके पास, यूक्रेन के पास मान लो, लेकिन ट्रेनिंग में 1-2 महीना लग जाएगा, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तब तक रशिया को अपना ऑफेंसिव क्या बढ़ा देना चाहिए, इसके ऊपर भी बात है। तो वहीं पर ऑथर कह रहा है कि मतलब कहा गया कि मत करिए। अब क्योंकि आप चाहते थे कि यूक्रेन को डीमिलिटराइज कर दें, पर एकदम हो उल्टा रहा है। आज यूक्रेन जो बेसिकली आपसे लड़ाई कर रहा है आपके स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के अगेंस्ट, उसके पास एडवांस्ड ऑफेंसिव और डिफेंसिव वेपन्स आ जा रहे हैं जो कि उसके वॉर के पास पहले नहीं थे। हेवी बैटल टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, म्यूनिशंस, मीडियम रेंज रॉकेट्स, मिसाइल डिफेंस बैटरीज, तो हो तो बिल्कुल उल्टा रहा है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि पोलैंड जो कि यूक्रेन का नेबर है वो की सप्लायर है मिलिट्री एड का। तो पोलैंड को देखिए, अरे क्यों पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि यूक्रेन के आसपास की नेबरिंग कंट्रीज कौन सी हैं, ये बन जाएगा ना प्रीलिम्स पे क्वेश्चन। आया नहीं है क्या? अफगानिस्तान से रिलेटेड आया था ना 2022 में, तो ये आपके प्रीलिम से क्वेश्चन बन जाएगा। इसीलिए यूक्रेन के सप्लायर, नेबर, इन सब के बारे में हम देख रहे हैं। और यहाँ पे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है जिसने अडानी ग्रुप पे वो मिस कैलकुलेशंस का आरोप लगाया है। और इस एडिटोरियल में बताया है कि बेसिकली आर्टिकल में कि सिर्फ अडानी पे नहीं लगाया है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कंपनीज इस पे लगाया है। तो वो पढ़िएगा आप, निकोला विकोला नाम की कंपनी भी है। अब न्यूज़ के ऊपर पैलेस्टीन और इजराइल की लड़ाई मतलब चालू होते हुए नज़र आ रही है, प्रोटेस्ट बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ₹2 ट्रिलियन ब्रीच इन पाकिस्तान बजटरी एस्टिमेट्स, ये IMF का कहना है, जो कि IMF के ऊपर इसी पर्टिकुलर पॉइंट से 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आर स्कीम्स
आर शेड्यूल टू किक स्टार्ट पार्लेस फ्रॉम ट्यूसडे। पार्ले मतलब डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। 9th रिव्यू हो रहा है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का। इसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, प्रीलिम्स 2022 में, कि ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी किसकी होती, किस ऑर्गेनाइजेशन की होती है। ऑप्शन था वर्ल्ड बैंक और ये सब, तो उसमें IMF इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, अब क्या होती है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, कैसे काम करती है, कैसे फंड रिलीज होता है, तुमसे इतना कोई नहीं पूछेगा चाचा, तुम अभी इकोनॉमिक के एक्सपर्ट नहीं हो, तुम्हें बस ये पता होना चाहिए पाकिस्तान और IMF के बीच में बात चल रही है। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी क्या होती है, शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं आपकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। पर जब कोई भी बाहरी संस्था आपकी सरकार को पैसा दे रही है तो बदले में चाहेगी ना कि कम समय में हमें पूरा रिफंड मिल जाए, समय पे मिल जाए, तो उसके लिए कंट्री को बोलती है कि अपना टैक्स का जो बेस है उसको बढ़ाना है, आपको अच्छे से टैक्सेशन करना चाहिए, आपका टैक्स सिस्टम बढ़िया होना चाहिए। वहाँ पे कुछ घपला इनको समझ में आ रहा है। कह रहे हैं कि जो बात होने के पहले पाकिस्तान में IMF ने पाया है कि 2000 बिलियन ब्रीच है बजटरी एस्टिमेट्स फॉर 2022-23 इन इट्स इनिशियल असेसमेंट दैट माइट रिजल्ट इन एस्केलेटिंग द बजट डेफिसिट। यानी इन्होंने अपने बजट में खूब सारी चीज़ें फ्री कर दी होंगी, टैक्स नहीं लिया होगा, तो वो प्रॉब्लम है। सोर्सेस की माने तो IMF अभी पाकिस्तान अथॉरिटीज से कह रहा है कि अपने टैक्सेशन मेजर्स को सुधारिए, 600 बिलियन मिनी बजट के थ्रू अनाउंस करिए मिनी बजट, और 600 बिलियन लीजिए। सोर्सेस ने यह भी बताया कि पाकिस्तान अथॉरिटीज़ किसी भी तरीके से अग्री नहीं है IMF की रिपोर्ट पे और आर्ग्यू कर रही है अपने प्राइमरी डेफिसिट के ऊपर। IMF ने जो ब्रीच आइडेंटिफाई किया है 2022-23 का, ये वार्निंग है कि प्राइमरी और बजट डेफिसिट्स कुड एस्केलेट मासिव मार्जिन। ये हमारे लिए लर्निंग पॉइंट है। तो कौन से डेफिसिट की बात हो रही है, बजट डेफिसिट की। और बॉस बजट डेफिसिट क्या होता है, बजट डेफिसिट का तब होता है जब आपका एक्सपेंडिचर खर्चा बहुत ज़्यादा चला जाए, किससे, इनकम से, और आपने इनकम को कम कर दिया और खर्चे को बढ़ा दिया, तो भी ये गैप जो है ये बढ़ता चला जाएगा। ये होता है बजट डेफिसिट। और इसकी वजह से IMF इनको कितना लोन प्रोवाइड करेगा वो इम्पॉर्टेंट था समझने के लिए। श्रीलंका की इकोनॉमी 3.5% to 4% से श्रिंक कर जाएगी, ऐसा रानिल विक्रमसिंघे वहाँ के प्रेसिडेंट ने कहा है, ठीक है। और 2024 के बाद से उसको पॉजिटिव ग्रोथ में लेके जाएंगे। तो साउथ एशिया में आप कोई भी देश उठा लीजिए, उनकी अर्थव्यवस्था पे बहुत गहरा असर पड़ रहा है। और इसका 3 सीरीज हैं। एक है क्लाइमेट, दूसरा है कॉन्फ्रंटेशन, ठीक है। याद रहेगा आपको। लेट्स मूव अहेड विद द नेशनल न्यूज़। नेशनल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा तो कुछ इंपॉर्टेंट आज के पेपर में ऐसा है नहीं, पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो पहले पेज पे थी। उसके बाद अब जो आपको यहाँ पे पढ़ना है, जो बेसिकली मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये एक अरुणाचल प्रदेश का आपके पास एक नेशनल पार्क का नाम आया है। तो अब एक नई वहाँ पे वो मिली है, बटरफ्लाई मिली है, जो कि म्यांमार सदर्न चाइना में मिलती थी, वहाँ से एक्सटेंट हो गई है। वो उसका नाम है नोबल्स हेलेन, ये पाई गए। तो बटरफ्लाई के ऊपर नहीं, स्पीशी की स्टडी नहीं करनी है, कहाँ मिली है वो देखिए आप। ये मिली है नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। तो नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। बस ये न्यूज़ आपके लिए यहाँ पे ख़त्म। इससे ज़्यादा आपको इस चिड़िया के ऊपर कुछ पढ़ाई नहीं करनी है, अरे सॉरी बटरफ्लाई के ऊपर कुछ पढ़ाई नहीं करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस किया है कि बेल प्रोसेस को बढ़ाइए। अब जब ये मामला हम देखते हैं तो इसमें पेंडेंसी ऑफ केसेस की बात होती है, पेंडेंसी ऑफ केसेस की बात होती है, और जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी क्या है। तो ये जो सबसे सीनियर मोस्ट जज के बाद सेकंड सीनियर मोस्ट जज जो हैं, संजय किशन कौल, जस्टिस संजय किशन कौल सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इन्होंने कहा कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, पेंडेंसी ऑफ केसेस का बर्डन हमारे ऊपर इसलिए पड़ता है क्योंकि बेल के मैटर्स को बहुत ऊपर तक घसीटा जाता है, और अल्टीमेटली हम एक इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं कि हम एक पुलिस स्टेट है, ना कि डेमोक्रेसी। तो उसके लिए यहाँ से आपके लिए आंसर राइटिंग के लिए इनपुट्स हो सकते हैं, आपकी नोट मेकिंग कंप्लीट करने के लिए इनपुट हो सकते हैं। तो इसको आप तो खुद ही पढ़ेंगे, ठीक है। बेल प्रोसेस, जमानत कराने का किससे रिलेशन है बॉस,
आपके आर्टिकल 21 से रिलेशन है। कौन सी रिलेशन है? राइट टू लिबर्टी। तो ये आपके GS2 में कुछ रिफॉर्म्स चाहिए क्या हमें, उसके बारे में बात कर रहा है। फर्दर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होने वाली है, तो इसके ऊपर तो क्वेश्चन अभी तक आया ही नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से तो नहीं है। यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ आई, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट है कसाबा कोरोसी, वो इंडिया आने वाले हैं, है ना, वो इंडिया आने वाले हैं। मिस्टर कसाबा कोरोसी जो हैं वो प्रेसिडेंट का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बने थे सितंबर 2022 में, और ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को भी विजिट करेंगे हिस्टोरिक विजय चौक में। तो UNGA के प्रेसिडेंट की पावर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए GS2 में। UNGA का प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल जो है उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। सो यहाँ पे इतने न्यूज़ के बाद हम ख़त्म करते हैं आज का करंट अफेयर्स एनालिसिस। वैसे तो न्यूज़ बहुत सारी आई हैं, जैसे कि सेम केस 2 ऑर्डर्स में ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑपोजिशन टू आस्क बाय LIC एंड SEBI कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन अडानी ग्रुप, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि ये स्पेकुलेशन चल रहा है, अभी कुछ फाइनल ठोस नहीं निकल के आया, इसीलिए इंपॉर्टेंट अभी हम इसको नहीं रीड करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट।